नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं OTG यानी कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी चैनल को। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्सिस बैंक में PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन करने के लिए उसका फॉर्म कैसे भरते हैं। जी हाँ, पूरी डिटेल बताऊंगा कि 1 बाय 1 करके क्या क्या डिटेल आपको भरनी है PPF अकाउंट खुलवाने के लिए। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो तो पूरी देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और जब तक आप सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि मेरे चैनल पर नई वीडियो कौन सी आई है। तो चलिए देखते हैं। तो एक्सिस बैंक में PPF अकाउंट खोलने के लिए फॉर्म कुछ इस तरीके का होता है। आप चाहें तो इस फॉर्म को बैंक से भी ले सकते हैं या फिर इसे ऑनलाइन डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। फॉर्म को ऑनलाइन डाउनलोड करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप चाहें तो वहाँ से इस फॉर्म को डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फॉर्म को भरने की। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर फोटो पेस्ट कर देना है जिसके नाम पर PPF अकाउंट खुलना है। उस एप्लीकेंट का पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है इस पोर्शन में। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको कस्टमर का नाम लिखना है, यानी जिसके नाम अकाउंट खुलेगा। सबसे पहले उसका प्रीफिक्स मिस्टर या मिसिज, और उसके बाद फिर उसका कंप्लीट नेम यहाँ पर लिखा जाना है कुछ इस तरीके से। उसका फर्स्ट नेम, अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम और लास्ट नेम। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम के बीच में एक ब्लॉक का गैप होना चाहिए इस तरीके से। उसके बाद अगर ऑलरेडी आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है, आप एग्जिस्टिंग कस्टमर है, तो यहाँ से यस कर देना, अदरवाइज इसको नो पे टिक कर देना। यस करेंगे तो फिर आपको अपनी एक्सिस बैंक की कस्टमर आईडी यहाँ पर एंटर करनी पड़ेगी। तो यस कर दिया तो अपनी पासबुक से देख के यहाँ पर कस्टमर आईडी आप लिख लीजिएगा कुछ इस तरीके से। इतना करने के बाद नीचे फिर यहाँ पर आपको डालनी है डेट ऑफ बर्थ एप्लीकेंट की। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर कुछ इस तरीके से एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर टिक करना है मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर। यहाँ पर मैं आपको दिख रहा हूँ, फोटो में दिख नहीं रहा होगा वीडियो में, पर यहाँ पर लिखा हुआ है मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, जो भी आपका जो है जेंडर है सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर माइनर येस या नो पर टिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर मैरिड येस या नो पर आपने टिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का पैन कार्ड नंबर डालना है। अगर पैन कार्ड आपके पास नहीं है, एप्लीकेंट के पास नहीं है, तो फिर आपको पैन कार्ड की जगह और करके यहाँ फॉर्म 60 का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर टिक करके फॉर्म 60 लगाना पड़ेगा। अगर पैन कार्ड है तो सीधा फिर आपको पैन कार्ड नंबर यहाँ पर लिख देना है। इतना करने के बाद फिर आपको फादर्स नेम डालना है, एप्लीकेंट के फादर का नेम कुछ इस तरीके से, कंप्लीट नाम जो डॉक्यूमेंट में है वही आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर मदर का मेडन नेम आपने डालना है। जैसे फादर का नाम डाला है ऐसे ही आपने मदर का नाम भी यहाँ पर लिख देना है। तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं। उसके बाद फिर आपको एड्रेस डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। एड्रेस में सबसे पहले आप कम्युनिकेशन एड्रेस डालेंगे जिसमें आपका कंप्लीट एड्रेस होगा, जिसका एड्रेस का आपके पास प्रूफ होना चाहिए, यानी जो आईडी में आपका एड्रेस है वही एड्रेस आपने यहाँ पर एंटर कर देना है, लिख देना है। उसके बाद फिर आप यहाँ पर अपना लैंडमार्क लिख देंगे अगर आपके एड्रेस में कोई लैंडमार्क है तो। उसके बाद सिटी, किस शहर में आप रहते हैं उस सिटी का नाम, फिर पिन कोड, किस राज्य यानी कि स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का नाम, और उसके बाद कंट्री तो ऑब्वियस इंडिया ही होगी, तो कंट्री में इंडिया आपने लिख देना है। इस तरीके से एड्रेस लिखने के बाद फिर आप किस टाइप का एड्रेस है, आपकी प्रॉपर्टी है या आप रेंट पे रहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आप अपने हिसाब से टिक कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, जो भी आपका करंट एक्टिव मोबाइल नंबर है और जिसे चाहते हैं कि वो मोबाइल नंबर आपके PPF अकाउंट में रजिस्टर हो जाए। उसके बाद फिर आपने अपनी एक्टिव ईमेल आईडी यहाँ पर लिख देनी है, तो वो भी आपके अकाउंट में रजिस्टर हो जाएगी। अगर लैंडलाइन है रेजिडेंस का या ऑफिस का तो आप नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं लैंडलाइन नंबर भी लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन दिया हुआ परमानेंट एड्रेस का, अगर सेम है तो आपको सेम पर टिक कर देना है, अगर अलग हो तो प्लीज़ नोट द एड्रेस बिलो पर टिक करके नीचे अलग एड्रेस आपने यहाँ पर फिल करना है। अब कम्युनिकेशन अगर ये सेम है तो मैं इस पर टिक करके नीचे खाली छोड़ दूंगा, मुझे कुछ भी इसमें अलग से भरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ एक ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा प्रेफर्ड लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप जिस भी लैंग्वेज में चाहते हैं कि बैंक आपसे कम्युनिकेट करे वो लैंग्वेज आप यहाँ पर टिक करके भर दीजिएगा। हिंदी, इंग्लिश या जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको अपनी एनुअल इनकम लिखनी है, यानी सालाना आपकी इनकम कितनी है अप्रोक्सीमेट, वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। ऊपर ऑक्यूपेशन कोड आपने खाली छोड़ देना है, वो ब्रांच ऑटोमेटिक अपने आप भर लेगी। आपको सिर्फ अपनी एनुअल इनकम यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है अकाउंट ओपन थ्रू eKYC।
ई केवाईसी का मतलब है अगर आपने आधार कार्ड में ओटीपी के द्वारा बैंक के थ्रू अपना केवाईसी करवाया है तो फिर आपको सीधा यहाँ पर यस पर टिक कर देना है और उसके साथ ही आपने ट्रांजैक्शन आईडी को खाली छोड़ देना है, वो ब्रांच भरेगी। और अगर आपने फिजिकली डॉक्यूमेंट यानी कि अपने आधार कार्ड की या किसी भी आईडी की फोटोकॉपी लगाई है इस फॉर्म के साथ, तो फिर आप यहाँ पर ई केवाईसी पर नो कर देंगे और नीचे फिर आपको उस डॉक्यूमेंट की यानी कि उस आइडेंटिटी सर्टिफिकेट का नाम लिखना पड़ेगा, उसका नंबर, उसकी इशू डेट और एक्सपायरी डेट, ये सभी डिटेल आपको नीचे यहाँ पर देखिए जगह दी हुई है, तो इनमें आपने वो डिटेल भर देनी है। उसके बाद नीचे इनिशियल पेमेंट डिटेल्स में कुछ ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ये आपने भर देने हैं। जैसे कि इनिशियल अमाउंट में सबसे पहले जब ये आप अकाउंट खुलवाएंगे तो पहली बार में कितने पैसे आप जमा करवाएंगे वो अमाउंट आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद सेम अमाउंट को आपको वर्ड्स में भी साइड में लिख देना है। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट्स में आप लिखेंगे कि आप ये अमाउंट कैसे पे करेंगे, चेक से पे करेंगे या अपने एक्सिस बैंक के सेविंग बैंक अकाउंट से कटवाएंगे, तो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अगर चेक आप चूज़ करेंगे तो फिर आपको नीचे चेक नंबर, बैंक का नाम, कब ड्रॉन हुआ, ब्रांच वगैरह, डेट वगैरह सारी आपको देनी पड़ेगी। और अगर आप पहला ऑप्शन चूज़ करेंगे डेबिट माई एग्जिस्टिंग अकाउंट, तो फिर आपको इस पर टिक करना पड़ेगा। यहाँ पर एक अकाउंट नंबर का ऑप्शन भी दिया हुआ है, इसमें आपने वो अकाउंट नंबर डालना है जिससे आप ये पैसे कटवाना चाहते हैं। अकाउंट नंबर डालने के बाद अगर एक्सिस बैंक का अकाउंट है तो एक नंबर आपने टिक करना है, अगर दूसरे बैंक का है तो 2 नंबर आप टिक कर लेंगे। ये सारी चीज़ भरने के बाद फिर आपको एप्लीकेंट सिग्नेचर ओनली फॉर अकाउंट डेबिट, अगर आप अकाउंट से डेबिट करवाते हैं तो फिर आपको यहाँ पर सिग्नेचर भी करने पड़ेंगे एप्लीकेंट को। इतना करने के बाद चलिए चलते हैं फॉर्म के नेक्स्ट पेज पर और देखते हैं कि और क्या इसमें भरना बाकी है। तो नेक्स्ट पेज पर जैसे ही हम फोल्ड करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन टू पीपीएफ कंट्रीब्यूशन। दोस्तों स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एक ऐसा सिस्टम होता है जिसे अगर आप अपने अकाउंट में लगा देंगे तो ऑटोमेटिक हर महीने जितनी भी ईएमआई या जो भी किस्त आप लगाएंगे अपने पीपीएफ अकाउंट के लिए वो ऑटोमेटिक आपके सेविंग अकाउंट से कट के आपके पीपीएफ अकाउंट में जमा हो जाएगी। आपको अलग से हर महीने वो किस्त भरने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा सकते हैं साथ के साथ। तो इसमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी पूछी गई है कि कैसे आप पे करना चाहेंगे, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, कैसे आप पैसा जमा करवाना चाहेंगे पीपीएफ अकाउंट में। जैसे अगर मुझे मंथली करवाना है तो मैं मंथली पर टिक कर दूंगा। टिक करने के बाद अब सबसे पहले मैंने स्टार्ट डेट लिख देनी है। स्टार्ट डेट का मतलब है जिस तारीख से वो पैसा कटना स्टार्ट होगा, और वो जरूरी नहीं है कि जिस दिन आप ये फॉर्म जमा करवाए उसी दिन की तारीख हो, आप अगले महीने की तारीख से भी वो स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर 14/4 को अकाउंट खुलवाया तो मैं 14/5 से वो स्टार्ट कर सकता हूँ पैसा कटवाना अपने अकाउंट से। उसके बाद एंड डेट आप यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इसे खाली छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका पीपीएफ अकाउंट मैच्योर नहीं हो जाएगा तब तक ही आप ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन चालू करवाना चाहेंगे। लेकिन अगर बीच में ही आप बंद करवाना चाहते हैं तो फिर आपको एंड डेट भी लिखनी पड़ेगी। तो उस एंड डेट को आपका स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बंद हो जाएगी और ऑटोमेटिक पैसा कटना आपके अकाउंट से बंद हो जाएगा। उसके बाद आपने मैनुअली वो जमा करवानी पड़ेगी, दोबारा से नई एसआई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगवानी पड़ेगी। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर अमाउंट लिख देना है जिस अमाउंट की आप हर महीने पे करना चाहते हैं। जैसे मैं 5,000 रुपये हर महीना पे करना चाहूँ तो फिर मैं 5,000 रुपये यहाँ लिख दूंगा, उसी की एसआई सेट हो जाएगी। उसके बाद सेम अमाउंट आपने वर्ड्स में यहाँ पर लिख देना है। इतना करने के बाद कैरिड फॉरवर्ड का मतलब है कि मान लीजिए कभी आपके सेविंग अकाउंट में बैलेंस ना हुआ और एसआई की डेट आ गई, यानी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगी, पैसा नहीं कट पाया, तो आप कितनी बार चाहते हैं कि वो रिपीट होए, 2 या 3 बार, 4 बार, 5 बार, जब तक कि आपके अकाउंट में पैसा आ ना जाए। तो वो ये आपको लिखना है। मान लीजिए तो 2 बार ट्राई करे तो मैं यहाँ पर 0 लिख दूंगा। 0 से 9 पर जितने भी टाइम्स आप लिखेंगे उतनी बार ट्राई करिए जाएगा आपके बैंक से पैसा काटने के लिए। उसके बाद यहाँ पर फिर आपको अपना सेविंग अकाउंट नंबर लिख देना है जिससे आप अपना पीपीएफ का पैसा हर महीने कटवाना चाहते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर एप्लीकेंट को सिग्नेचर कर देने हैं इस तरीके से। इतना करने के बाद फिर यहाँ पर आपको नीचे फॉर्म ई यानी कि नॉमिनेशन का फॉर्म फिलअप करना है, यानी कि आप अपने पीपीएफ अकाउंट के लिए जिसको भी नॉमिनेट करना चाहते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो उस पर टिक करना है, डू नोट पे करना चाहते हैं तो आई विश टू नॉमिनेट पर आपने टिक कर देना है। टिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर एप्लीकेंट का दोबारा से नाम लिख देना है जिसके नाम अकाउंट खोलना है। इतना करने के बाद फिर आपको यहाँ पर इस टेबल में 1 बाय 1 करके जितने भी आप नॉमिनेट बनाना चाहते हैं लिख देना है। जैसे सबसे पहले मैं नॉमिनेट कैसे ऐड करूंगा, नॉमिनेशन के लिए सीरियल नंबर 1 लगा के मैं उस पर्सन का नाम लिखूंगा, फिर अपने साथ उसकी रिलेशनशिप और उसका फुल एड्रेस आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अगर नॉमिनी माइनर है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर लिखेंगे, अदरवाइज से खाली छोड़ देना है। और किस परसेंटेज में आप उसे जो शेयर देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे अगर आप 2 नॉमिनी बनाएंगे तो 50-50% कर सकते हैं, 3 बनाएंगे तो 33% आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने अपने हिसाब से अपने नॉमिनेट यहाँ पर कर देने हैं और उसके हिसाब से ही अलग अलग प्रोपोर्शन दे सकते हैं, 60-40, 70-30, ऐसे जो आपको ठीक लगे आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी नॉमिनेट आप ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे ऐड करेंगे।
और अगर कोई नॉमिनी में से माइनर है तो फिर नीचे आपको उस माइनर नॉमिनी की अलग से डिटेल लिखनी पड़ेगी, जैसे कि उसका नाम क्या है, फिर उस माइनर के ऊपर गार्डियन कौन है, उसकी रिलेशनशिप क्या है और फुल एड्रेस वगैरह सारी डिटेल आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। और अगर सारे नॉमिनेशन एडल्ट है तो फिर आपको ये खाली छोड़ देना है। उसके बाद नीचे आपको 2 विटनेस की डिटेल डालनी है। सबसे पहले दोनों विटनेस का आपने नाम लिखना है, या अलग अलग दोनों विटनेसेस के लिए स्पेस दिया हुआ है। उसके बाद दोनों विटनेसेस का आप एड्रेस लिखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और उसके बाद दोनों विटनेसेस के आपने यहाँ पर सिग्नेचर ले लेने हैं। और उसके बाद यहाँ पर दोबारा से एप्लीकेंट ने सिग्नेचर कर लेने हैं जिसके नाम का पीपीएफ अकाउंट खुलेगा। इतना करने के बाद फिर आपको डालनी है यहाँ पर डेट। तो चलिए यहाँ पर डेट लिख लेते हैं जिस तारीख को ये फॉर्म बैंक में जमा किया जाएगा। उसके बाद नीचे कुछ एडिशनल डिक्लेरेशंस हैं, जैसे कि फटका सीआरएस डिक्लेरेशन, इनको भी आपने टिक करना है। अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हैं तो सबसे पहला ऑप्शन आप आई एम ए टैक्स रेजिडेंट ऑफ इंडिया पर टिक कर दीजिएगा, और अगर बाहर देश के हैं तो आपको दूसरा यहाँ पर ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन टिक करेंगे तो फिर आपको कंट्री की डिटेल देनी पड़ेगी, लेकिन पहला करेंगे तो फिर आपको सीधा सिटी ऑफ बर्थ अपना यहाँ पर लिख देना है, यानी आपका कहाँ जन्म हुआ। कंट्री ऑफ बर्थ तो ऑब्वियसली इंडिया ही रहेगा, और उसके बाद आप किस तरह के टैक्स पेयर है, रेजिडेंशियल, बिजनेस या रजिस्टर्ड ऑफिस में जो आपने एड्रेस दिया हुआ है। और दूसरी कंट्री होगी तो फिर आपको कंट्री, उसका टीआई नंबर, जो भी डिटेल मांगी गई है सारी यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आपने पैन कार्ड ऊपर पीछे नहीं भरा होगा तो ये फॉर्म 60 यहाँ पर अटैच दिया हुआ है, ये आपको अलग से भरना पड़ेगा। अगर पैन कार्ड आपने वहाँ पर लिख दिया है तो फॉर्म 60 कोई जरूरत नहीं, आप इसे स्ट्राइक आउट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर जैसे ही आप पलटेंगे यहाँ पर कुछ और आपको डिटेल्स भरनी पड़ेगी, जैसे कि जो एप्लीकेंट है उसका स्टेटस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कोड आपने खाली छोड़ देना, ये ब्रांच भर लेगी। स्टेटस में आपने लिख सकते हैं ब्लाइंड है या कोई डिसेबिलिटी या नॉर्मल है, आप यहाँ से टिक कर लीजिएगा। उसके बाद अकाउंट फेस टू फेस खुला है तो येस पे, अदरवाइज नो पे आप टिक कर देना। ऑक्यूपेशन फिर आपने सेलेक्ट करना, सैलरीड है, वही बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो भी आपका हो आपको इस तरीके से। अगर सैलरीड है तो फिर आपको कंपनी किस तरह कंपनी में काम करता है यहाँ से टिक करना पड़ेगा। और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस वगैरह हो तो फिर राइट साइड में ऑप्शन दिए हुए हैं बहुत सारे, इनमें से टिक करना पड़ेगा। अब चूंकि मैंने सैलरीड पर टिक किया है तो फिर मैं यहाँ से टिक कर लेता हूँ। प्राइवेट लिमिटेड पर बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयड करता तो वहाँ से करना पड़ता। अगर बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयड करना पड़ता तो फिर मेरे को यहाँ पर वाई करना पड़ेगा, यानी कि यस करना पड़ेगा, और फिर सारी डिटेल देनी पड़ेगी, क्या बिजनेस का नाम है, किस तरह की एक्टिविटी है, कितना सालाना टर्नओवर है, ये सब डिटेल मेरे को भरनी पड़ेगी। अब चूंकि मैंने सैलरीड किया है तो मैं यहाँ पर ऊपर नो पे टिक करके फिर मेरे को सीधा यहाँ पर मंथली इनकम अपनी फिल कर देनी है। मंथली इनकम सबसे पहले आप यहाँ फिल करेंगे, अप्रोक्सीमेट महीने का आप कितना पैसा कमा लेते हैं अपनी सैलरी से। उसके बाद नेट वर्थ में टोटल आपके पास कितनी संपत्ति है आप यहाँ पर अप्रोक्सीमेट अमाउंट लिख सकते हैं। इतना करने के बाद सोर्सेज ऑफ फंड में अगर सैलरी है तो सबसे पहला सैलरीड, अदरवाइज बिजनेस वगैरह तो वो आपने अलग से टिक करना पड़ेगा। एजुकेशन में जो आपकी एजुकेशन है वो आप यहाँ से टिक कर लीजिएगा। इतना करने के बाद यहाँ पर फिर देखिए एप्लीकेबल टू माइनर पीपीएफ अकाउंट, अगर जो पीपीएफ अकाउंट आपने खुलवाया वो माइनर का है तो फिर कुछ डिटेल आपको अलग से भरनी पड़ेगी गार्डियन की, लेकिन अगर अडल्ट का पीपीएफ अकाउंट है तो फिर आपको ये सब भरने की जरूरत नहीं है, आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। खाली छोड़ने के बाद इसे स्ट्राइक आउट कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे डिक्लेरेशन में आपको 2 पॉइंट दिखते हैं। पहला पॉइंट तो इसमें ये है कि मैं नया पीपीएफ अकाउंट खुलवा रहा हूं और मेरा किसी और बैंक या पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ अकाउंट नहीं है, तो आप पहले पे टिक करेंगे। और दूसरा है कि आपका ऑलरेडी किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ अकाउंट है और उस बैंक या पोस्ट ऑफिस से आप एक्सिस बैंक में अपना ट्रांसफर करवा रहे हैं अकाउंट, तो आप दूसरे पर टिक करेंगे। अब चूंकि हम नया खुलवा रहे हैं तो पहले पर आपको टिक कर देना है और दूसरे को आपको खाली छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं। अगर पहले पे टिक करेंगे, दूसरे पे करेंगे तो फिर नीचे वाले बॉक्स में करने पड़ेंगे। इस स्पेस को खाली छोड़ देना, ये ऑफिस यूज के लिए, इसमें आपने कुछ भी नहीं भरना है। बस आपको इस फॉर्म को इतना ही भरना है। एक बार लास्ट में यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी आपको नहीं भरना, ये भी आपको खाली छोड़ देना है, क्योंकि ये भी ब्रांच अपनी तरफ से बैंक वाले खुद भर लेंगे। आपको इस फॉर्म को इतना भर के जो भी डॉक्यूमेंट बैंक वाले आपसे मांगेंगे वो इसके साथ आपने जमा करवा देने हैं, तो आपका पीपीएफ अकाउंट खुल जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर वीडियो से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर पूछें, मैं जल्द से जल्द आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और अगर एक्सिस बैंक के ऊपर और भी यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।